करीब 32 साल की एक लड़की के हाथ में मोबाइल होता है। काफी देर से मोबाइल चला रही थी। इसी बीच में उसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है और आखिर कहती है कि दीदी मुझे अब मोबाइल दे दो, आप काफी देर से इस मोबाइल को चला रही हो। जैसे ही बड़ी वाली ने यह बात सुनी, उसने अपनी छोटी बहन को वो मोबाइल दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन ने छोटी बहन को मोबाइल दिया है तो उनके पिता भी देख रहे थे। पिता एकदम से आते हैं और आने के बाद अपने बड़ी बेटी को डांटते हुए, फटकारते हुए कहते हैं कि जैसे तुम खुद हो ना, छोटी को बिल्कुल वैसी ही बना देना, जैसे तुम बिगड़ी हुई हो वैसी छोटी को बिगाड़ देना। इतना था कि बड़ी वाली बेटी ने कुछ कहना शुरू कर दिया और पिता को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। पिता ने एक के बाद एक 2-3 थप्पड़ मार दिए और जैसे अपनी बेटी को थप्पड़ मारे हैं तो बेटी को भी उतना ही गुस्सा आया जितना कि पिता को गुस्सा आता है। बेटी ने अपने पिता का गिरबान पकड़ लिया और गिरबान पकड़ने के बाद उनको घसीटने लगी, खींचने लगी। इधर से उधर जब खींच रही थी तभी माँ की नज़र पड़ जाती है और माँ एकदम से आती है। बूढ़ी माँ अपने ही पति को बचाने के लिए अपनी ही बेटी से रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। और जब ये हाथ पैर जोड़ रही थी तो इसी बीच में ये आवाज़ें जो थी वो घर से एकदम बाहर पहुंच जाती हैं। और जैसे घर से बाहर आवाज़ पहुंच जाती हैं तो राहगीर हों या आसपास के लोग हों, तुरंत ही मौके पर आ जाते हैं। आखिरकार किसी भी सूरज से समझाकर बुझाकर बेटी को शांत करा जाता है। बेटी शांत तो हो जाती है, लेकिन एक शर्त रख लेती है कि मैं आज के बाद अपना खाना खुद से बनाऊंगी और खुद से ही खाऊंगी। तुम्हारे लिए ना कुछ बनाना है ना ही कुछ खाना है, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ। जैसे क्या लड़का अपने माता पिता से न्यारा हो जाता है, अलग हो जाता है, वो बेटी कुछ इसी तरह से अलग हो जाती है, न्यारी हो जाती है। लोगों ने सोचा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए अगर न्यारी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी इस बात को 1 महीने का ही समय बीता था कि इसी घर के अंदर एक भयानक रूप में कत्ल हो जाता है। कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो वही नहीं बल्कि जहां जहां तक ये खबर जाती है अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई कलयुग आ गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का थाना भोपा लगता है और भोपा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मोरना। ये बात है 23 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में ही एक रविदास मंदिर है और मंदिर के पीछे एक घर बना हुआ है। एक महिला जिसका नाम चंद्रकली होता है, उम्र जिसकी 55 साल के आसपास होती है, सुबह 6 बजे के आसपास जैसे ही वो उठती है, उठने के बाद जैसे उसने मुख्य द्वार को खोलने के लिए पहुंच रही थी तो उसके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। अपने ही पति को देखने के बाद वो परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। जैसे वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो उसके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, वो आराम से घर में सो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनने के बाद वो जाग जाते हैं और राहगीरों तक भी ये आवाज़ पहुंच जाती है। इनकी घर से बाहर जो एक रास्ता है वहाँ से गुजरने वाले लोगों तक आवाज़ पहुंच जाती है, साथ ही जो आसपास के लोग होते हैं वहाँ तक आवाज़ पहुंच जाती है। और देखते ही देखते ये खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट जाते हैं और आखिर देखते क्या है कि जो किसान है, जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास है और नाम उसका राम प्रसाद होता है। राम प्रसाद खून से लथपथ था और उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि वो मर चुका था। लोग अब तरह तरह की बातें करने लगते हैं। जब पूछा जाता है तो बताया जाता है कि घर में बदमाश आए और बदमाशों ने आने के बाद यहाँ पर लूटपाट करने की कोशिश की। इन्होंने विरोध किया और विरोध करने में ही इनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसी बीच में किसी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। एसपी देहात आईपीएस आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी, एसएचओ जसवीर सिंह, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। फोरेंसिक टीम भी आ जाती है, डॉग स्क्वाड भी आ जाता है। और यहाँ आने के बाद जब देखा जाता है तो किसान जो होता है, किसान के गले पर कई वार किए गए थे, किसान की जो पेट था उस पर भी कई वार किए गए थे। बस मारने की नीयत से ही बार बार वार किए गए थे। ये सब किसने किया, किसने नहीं किया, पुलिस भी इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। साथ ही इस घर के जितने भी सदस्य हैं वो भी जवाब जानना चाहते थे। और गांव में जहां जहां तक ये खबर फैल जाती है वो सब ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कत्ल किसने किया है, क्यों किया है। पुलिस इसी मामले की जांच पड़ताल में इसलिए भी जुट जाती है। संपन्न परिवार होता है, अच्छी खासी जमीन होती है, खेती की जमीन, और किसान बिल्कुल ठीक ठाक अपना रह रहा था। लेकिन इसी बीच में जो उसके साथ ही हादसा हो जाता है। बदमाश कौन थे, कहाँ से आए, क्या बात थी, बहुत सारे सवाल थे। हर कोई इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। डॉग स्क्वाड जो होता है, एक डॉग जो पुलिस का कुत्ता होता है, उसकी काम था कि सूंघ कर वो पूरे घर में इधर से उधर, वो बाहर नहीं जाता था बल्कि घर के ही अंदर इधर से उधर वो घूम रहा है, कभी घर के अंदर कभी बाहर। साथ ही जो फोरेंसिक टीम होती है, फोरेंसिक टीम भी अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही थी। जहां बुजुर्ग किसान सोया हुआ था, उसी किसान के पास जो चारपाई है वहीं पर कुछ बाल पड़े हुए थे। बालों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है
और बालों पर जब देखा जाता है तो उस पर खून लगा हुआ था। इसी बीच में जो डॉग होता है वो डॉग किसान के अलग अलग कमरों में जा रहा था। इसी बीच में वो भूसे वाले कमरे में पहुंच जाता है और उस डॉग ने अपने हाथ पैरों से जो इस्तेमाल किया, उसके बाद भूसे को बचाया और एक पोटली थी जो उस भूसे के अंदर छिपी हुई थी, आखिरकार उस पोटली को बाहर निकाल लिया जाता है। जब वो पोटली बाहर निकलती है तब पुलिस ने यहाँ घर के हर एक सदस्य से बातचीत करना शुरू कर दिया। जो घर का मुखिया है जिसका नाम राम प्रसाद है, उसकी तो मौत हो चुकी है। उसकी पत्नी जिसकी उम्र 55 साल, नाम चंद्रकली होता है। बड़ा बेटा जिसका नाम अमित होता है, उम्र जिसकी 32 साल के आसपास होती है। एक बेटी जिसका नाम कोमल होता है, उम्र जिसकी लगभग 31 साल के आसपास होती है। वो 5वीं तक पढ़ी लिखी होती है। एक बेटी जो फिलहाल 11वीं कक्षा में पढ़ रही है और एक बेटा होता है जिसका नाम सुमित है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। 2 बड़ी बेटियां हैं, जो सबसे बड़ी बेटियां हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। एक ने लव मैरिज की है, दूसरी परिवार की मर्जी से शादी हुई है। पुलिस इस घर के अंदर लगभग 2 घंटे तक रहती है और 2 घंटे तक रहने के बाद ये हर एक पहलू को, हर एक चीज को तलाशने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से ये तो पता कर लिया कि यहाँ जो हत्या हुई है, इस हत्या में कोई बदमाशों ने आके हत्या नहीं की है। घर का जैसा सामान था वैसा का वैसा रखा हुआ है, यानी कि ना तो लूट हुई है, ना ही डकैती की कोशिश हुई है। लेकिन जब किसान की हत्या हो रही थी तो बाकी सदस्य क्या कर रहे थे? बाकी सदस्यों से पूछा जाता है तो उनसे कहा जाता है कि चलो थाने चलते हैं, वहीं जाकर बातचीत करते हैं। 2 बेटे हैं, एक बेटा 32 साल का है, दूसरा बेटा है 13 साल का। 2 बेटियां हैं, एक बेटी 16 साल की है और दूसरी बेटी लगभग 31 साल के आसपास रही होगी। इन चारों बच्चों को और उनकी मां को जब थाने लाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। पुलिस ने जब पड़ताल करना शुरू किया है तो घर के 3 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी बातचीत एक जैसी थी, एक ही तरह के बयान थे, बार बार एक तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन जो बेटियां होती हैं, उन बेटियों के बयान अलग अलग तरह के आ रहे थे। एक बेटी 16 साल की होती है, एक 31 साल के आसपास की होती है। जब उनके बयान अलग अलग तरह के थे, इसी बीच में पुलिस वालों ने कहा, एक सवाल किया, जो छोटी वाली बेटी होती है उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, कि बेटा तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी थी? उसने कहा कि मैं बुग्गी पे जा रही थी, गिर जाती हूँ, चोट लग जाती है। बड़ी वाली जो बेटी है उसके इस हिस्से में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे निशान था, कुछ ज्यादा ही चोट का निशान था। उसे पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे कैसे चोट लगी? उसने कहा मैं बुग्गी पे जा रही थी खेत पर, तो मैं गिर जाती हूँ और मेरी चोट लग जाती है। दोनों ही बहनों ने एक जैसी बात बताई, एक साथ चोट लगी। यही अपना आप में एक सवाल था। फिर पुलिस वालों ने उनसे सख्ती से पूछना शुरू किया और जो अभी पोटली मिली थी भूसे के ढेर में, उस पोटली की जो बाहर निकाला जाता है तो उसमें 2 जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, वो भी खून से लथपथ थे। और जब घर वालों से पूछा जाता है तो एक जोड़ी कपड़े छोटी बेटी के होते हैं, एक जोड़ी कपड़े बड़े बेटी के होते हैं। अब बस यहीं से पुलिस का जो शक था, यहीं से पुलिस के सवाल थे। पुलिस ने कहा कि जो भी सच है आप आराम से बता दो, नहीं तो फिर पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करना शुरू कर देगी। तभी बड़ी बेटी एकदम गुस्से में आती है, कहती है कि इस घर के अंदर लड़कियों को अलग नज़र से देखा जाता है, लड़कों को अलग नज़र से देखा जाता है। हमारे ऊपर इतनी पाबंदी है, ना हम पड़ोस में जा सकते हैं, ना ही रिश्तेदार में जा सकते हैं, ना ही किसी दोस्त के यहाँ जा सकते हैं। हम पर इतनी पाबंदी लगाई हुई है, हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। हमारे पास एक मोबाइल है, हम दोनों बहन अगर मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल पर भी रोका टोकी होती है। इसलिए करें तो क्या करें? मैं 32 साल के आसपास की होने वाली हूँ, उसके बावजूद भी मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने कई बार कहा पिताजी मेरी शादी कर दो, मेरी उम्र निकल रही है, उसके बाद भी पिताजी शादी नहीं कर रहे हैं। बात करती हूँ तो कहते हैं कि तेरी शादी वादी नहीं करूँगा। क्या करूँ क्या ना करूँ समझ में नहीं आता। इसलिए उसने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पिता को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि रोज रोज के रोका टोकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो तारीख आती है 22 फरवरी 2026। वो अपने परिचित एक लड़के से कहती है कि हमें कुछ नींद की गोलियां चाहिए। नींद की गोलियों का इंतजाम हो जाता है और घर में आलू गोभी की सब्जी बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, साथ ही खीर बनाई जाती है। घर में खीर बनाने के बाद जब रोटी बनाने के बाद जब खाई जाती है तो उसके बाद पिता को खीर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी खीर खाता है। परिवार के सभी सदस्य खीर खाते हैं, उन दोनों बेटियों के अलावा। जब सुबह के 3 बजते हैं, यानी कि 23 फरवरी 2026 की सुबह 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, घर के सारे सदस्य सोए हुए थे। पिताजी मुख्य द्वार के थोड़े से पहले आंगन में सोए हुए थे। बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों उठती हैं। उठने के बाद अपने ही पिता के पास पहुंचती हैं और दरांती से चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती हैं और पिता को तब तक मारने की कोशिश करती हैं जब तक पिता का दम नहीं निकल जाता। हालांकि पिता ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और जब कोशिश कर रहे थे तब बड़ी बड़ी लड़की के जो बाल होते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। वही बाल टूट गए थे और वही बाल खून से सन गए थे, जो कि फोरेंसिक टीम को मिल जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ये घटना तब की ही है जब लखनऊ की वो घटना खुलासा होता है कि एक लड़के ने अपने पिता की न केवल हत्या की बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए और कुछ हिस्सों को वो कम से कम घर से 21 किलोमीटर दूर जाकर फेंक के आ जाता है और बाकी हिस्से को वो फेंकना चाहता था, लेकिन आसपास के लोगों की सतर्कता के चलते वो हिस्सा फेंक नहीं पाता।
और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ दोनों बेटियों ने अपने ही पिता से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही खौफनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद घटनाक्रम का खुलासा किया। जो छोटी बेटी होती है, क्योंकि वो नाबालिग होती है, उसको नोएडा के बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। साथ ही जो बड़ी बेटी होती है उसको सलाखों के पीछे यानी कि जेल भेज दिया जाता है। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या दौर चल रहा है। अपने ही बालक जिन्हें गोद में खिलाया, जिन्हें पाला पोसा, उनकी हर तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया, आखिरकार वो इतने हीनियस कैसे हो सकते हैं जो अपने ही माँ बाप के दुश्मन हो रहे हैं, अपने ही माँ बाप को इतनी बुरी तरह से मौत दे रहे हैं। परिवार वालों को ना इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि बेटियां इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती हैं, और पूरे गांव को भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इन दोनों बेटियों ने इतना खौफनाक तरीके से कत्ल को अंजाम दिया है। बाकी की जिंदगी शायद सलाखों के पीछे गुजरेगी। जो शादी का वो ख्वाब देख रही थी वो शायद कभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। हालांकि छोटी बेटी 2-2.5 साल जरूर जेल में रहेगी, वो छूट सकती है, लेकिन बड़ी बेटी को कभी राहत नहीं मिलेगी। वो बड़ी थी, समझदार थी, वो चाहती तो अपनी बहन को समझाकर इन सब चीज से रोकथाम कर सकती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते को बताना है कि बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन उन्हें इतना भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं करना चाहिए कि कत्ल की भी नौबत आ जाए। जाते जाते शीतल गुप्ता हैं, आज इनका जन्मदिन है। शीतल गुप्ता को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बाराबंकी के रहने वाले हैं राम प्रताप सिंह, उनकी पत्नी है वंदना वर्मा, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नूरजहां हैं, बद्रीपाल शर्मा, कलीम अंसारी, हामिद रजा, रणधीर पासवान, हकीम जुनैद कादरी, लक्ष्मीकांत, मुस्कान, प्रेमचंद अहिरबार, बलराम सिंह, विजय ठाकुर, प्रदीप श्रीवास्तव, राजेश पांडे, फिरोज अंसारी, प्रभात कुमार, कार्तिक शर्मा, नरेश पाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।